स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग में डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में, और यह जो हमारी उपस्थिति है एक बार पुनः जी के पोर्शन के संदर्भ में है। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएचएससी का विज्ञापन संख्या 51 प्रकाशित हो चुका है, फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। आप जोर शोर से इसकी तैयारी में लग चुके होंगे, ऐसी आशा की जा रही है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं जिस तरह से आयोग त्वरित रूप से कार्य कर रहा है, आने वाले समय में बहुत जल्दी ही यथाशीघ्र एग्जाम भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में यह परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है, जिस हिसाब से त्वरित ढंग से आयोग ने विज्ञापन को प्रकाशित किया है। यद्यपि पद जो हैं थोड़े कम हैं, लेकिन आपको सदैव दिमाग में रखना है कि आपको सिर्फ एक पद की आवश्यकता है। जीके के पोर्शन में 6 यूनिट हैं, आप जानते हैं सारी यूनिट इक्वल रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक एक प्रश्नों का महत्व है, आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी भूमिका रही है अभी तक वह रही है करंट अफेयर्स की। जैसा कि आप जानते हैं करंट अफेयर्स आपके सिलेबस का एक मुख्य हिस्सा है, यूनिट फर्स्ट है, और उसमें जो आयोग प्रश्नों का चयन करता है, इस बार जो प्रश्नों का चयन था वह अपने आप में एक अबूझ पहेली की तरह था। तो अब आपको उसकी रणनीति को बनानी होगी, नए सिरे से आपको उस रणनीति के हिसाब से काम करना होगा। आइए शुरुआत करते हैं उस यूनिट फर्स्ट के करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसका जो दायरा है व्यापक है, विशाल है। आइए इन पैटर्नों को देखते हैं, इन प्रश्नों से आपको अवगत कराते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जहाँ तक मुझे लगता है मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन इस सेट से ही आपको एक या दो प्रश्न निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में मिलने चाहिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, रघुराम राजन के बाद किस पहली भारतीय महिला की तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित हुई है? दोस्तों इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख लें। द पिक्चर विच फर्स्ट इंडियन वुमेन आफ्टर रघुराम राजन हैज़ बीन डिस्प्लेड ऑन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की वॉल पर किस रघुराम राजन पहले थे? आप ध्यान रखिएगा, मेरे प्रश्नों में ही आप प्रश्नों का दर्शन पाएंगे। आपको पता है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके लिए। तो वह कौन फर्स्ट लेडी है जो भारत की, जिसका उस वॉल पे फोटो पब्लिश्ड हुआ है? यहाँ 4 ऑप्शन आप देख लो। आप लोगों की शिकायत है कि मैं ऑप्शन पहले पढ़ दे रहा हूँ, तो आज हम ऑप्शन रख दे रहे हैं। आप देख लीजिए, 4 ऑप्शन है, नाम मैं नहीं पढ़ता, समय आपके पास है, आप देख लीजिए, अपना उत्तर सोच लीजिए। लेकिन जो मैं उत्तर बताने जा रहा हूँ वह है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जिनकी भूमिकाओं से आप पूरी तरह से अवगत होंगे। बहुत ही शोहरत और नाम किया है इन्होंने इकोनॉमिस्ट के रूप में। गीता गोपीनाथ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिनका फोटो पब्लिश किया जा रहा है IMF के वॉल पर। बहुत ही गौरव की बात है। गीता गोपीनाथ, यू कीप इन योर माइंड। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और यह प्रश्न जो है आपके इंटरनेशनल अफेयर से भी हो गया, और साथ ही साथ पर्सनालिटी से हो गया। पर्सनालिटी से आयोग प्रश्नों का चयन करता रहा है, आप इस बात से अवगत हो गए। और उसी श्रृंखला में, जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि यह पूरी श्रृंखला जो है वह आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या पूरी प्रैक्टिस सेट का करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो अगला प्रश्न भी करंट अफेयर का ही होगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। यहाँ पर कह रहा है विच इज नॉट मैच्ड। यहाँ पर देख पर्सनालिटी और ऑक्युपाइड पोस्ट, किस पोस्ट पर हैं या उन्होंने क्या हासिल किया है, इसको यहाँ पर मैंने रखा है। यहाँ पर आप देखिए, राधा अयंगर यह ऑफिसर नियुक्त की गई हैं पेंटागन में। पेंटागन जो है अमेरिका की रक्षा जो प्रणाली की सबसे बड़ी जो इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है पेंटागन, और उसकी जो अधिकारी नियुक्त की गई हैं कौन? राधा अयंगर, भारतीय मूल की। आप अपने दिमाग में रखिएगा। दूसरा, पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स डिवाइन चुनी गई हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये सही है, जो सही है मैं बता रहा हूँ, और क्या मैच नहीं है वो मैं भी बताऊंगा आपको अभी। लिसा स्टाकेकर, यह जो है लिसा स्टाकेकर, प्रेसिडेंट इंटरनेशनल क्रिकेट फेडरेशन, यू कीप इन योर माइंड। एंड नाउ यू सी दिस व्हाट, दिस इज PV सिंधु। PV सिंधु ने रजत पदक बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप में हासिल किया है। नो, दिस इज रॉन्ग।
पीवी सिंधु ने हासिल किया है, लेकिन उन्होंने ब्रॉन्ज हासिल किया है। तो आप इसको दिमाग में रखेंगे, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू स्पोर्ट्स। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आपको जो आपका प्रिपरेशन है उसको सही दिशा में लेके चलना है, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो उस दिशा की ओर होनी चाहिए जहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, जहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि स्पोर्ट्स से प्रश्न मिलते रहे हैं, तो लिहाजा इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि मैक्सिमम जब आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हो तो इन जो भी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस हैं, मैं देखता हूँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आपका समय वेस्ट होता है, बाढ़ सी आ जाती है, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी को वॉच आउट करिए। और आप अब खुद विज्ञ हैं, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, आपको कोई टीच नहीं कर सकता। आप सर्वश्रेष्ठ हो, अपने फील्ड के माहिर हो, आप नेट हो, डॉक्टरेट हो, जेआरएफ हो, सो नो वन कैन टॉट यू, कोई भी आपको टीच नहीं कर सकता। आपको मैं यहाँ पर केवल इसलिए यहाँ पर थोड़ी गाइडलाइन दे रहा हूँ क्योंकि यह एक वर्सटाइल है, यह एक डिफरेंट डायमेंशनल होता है। जीके अपने सब्जेक्ट में तो आप माहिर हो, लेकिन जीके में खासतौर पर साइंस बैकग्राउंड के लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सबब रहा है। और आर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे, नेशनल संस्कृत के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे नेशनल मूवमेंट से वाकिफ़ नहीं है, हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं है, सोलर सिस्टम से वाकिफ़ नहीं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से वाकिफ़ नहीं, और वो भी सिलेबस डिफाइन नहीं है। जियोग्राफी ऑफ इंडिया लिख दिया, हिस्ट्री एंड कल्चर लिख दिया, सोलर सिस्टम लिख दिया, अब वहाँ कहाँ से देंगे ये पता नहीं आपको। तो वहाँ पे आपको थोड़ी गाइडलाइन की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपको फुली डिपेंडेंट नहीं होना है, ना मुझ पे ना किसी और पे। आप स्वयं स्वयंभू हो, आप स्वयं विद्वान हो, स्वयं डिजर्व करते हो। तो आपको सिर्फ पैटर्नों से अवगत होना है, एनालिटिकल वे में काम करना है। और मैंने कितनी बार कहा है, अगर लगता है कि इफ़ यू हैव लो टाइम, अगर आपके पास समय नहीं है, आपके पास अगर आप उस रणनीतियों को नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज आप अपने स्तर पर तैयारी करते रहें। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। थॉमस कप 2022 इसे पुरुषों का बैडमिंटन कप कहा जाता है को भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता। एक प्रश्न आपको मिल गया। मैंने कितनी बार कहा है कि प्रश्नों का संयोजन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आप मैक्सिमम गेन करो। तो यहाँ पर ये एक मिरेकल हुआ। 70 ईयर्स में भारत ने पहली बार 70 वर्षों में इंडोनेशिया जो 14 बार का चैंपियन था थॉमस कप का, उसको हरा करके भारत ने किसको जीत लिया? थॉमस कप को जीत लिया। इट्स रिलेटेड टू व्हाट? इट्स रिलेटेड टू मेल बैडमिंटन, है ना, पुरुष बैडमिंटन से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है उबेर कप 2022 एंड उबेर कप रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू वुमेन्स बैडमिंटन। तो यह इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है, आप ऑप्शन देख लो, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया और चीन। दक्षिणी कोरिया ने जीता है इसको। तो आप साउथ कोरिया के साथ जा सकते हैं। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेशनल अफेयर से है, नेशनल करंट अफेयर से है। कह रहा है, और जब भी कोई चीज़ पहली होती है, चाहे वह भारत के स्तर पे हो या विश्व के स्तर पर हो, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको सजग हो जाना चाहिए। इससे प्रश्न बन सकता है और यह एक इनोवेशन है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मार्च 2022 में किस भारतीय शहर को पहला चिकित्सा शहर, मेडिकल सिटी, इंद्रायणी मेडिसिटी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जहां सभी प्रकार के उपचार एक ही छत के नीचे प्रदान किए जाएंगे। विच इंडियन सिटी हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट मेडिकल सिटी, इंद्रायणी मेडिसिटी, इन मार्च 2022 वेयर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट विल बी प्रोवाइडेड अंडर वन रूफ। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखो, और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है, इसी में से एक सही भी है, यह आपको अपने दिमाग में रखना है। चेन्नई तमिलनाडु, पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटका, नोएडा उत्तर प्रदेश। इसका जो सही जवाब होगा वह होगा पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में इस तरह की मेडिकल सिटी स्थापित की जा रही है, जहां पर सारे ट्रीटमेंट एक ही रूफ के नीचे मिलेंगे आपको। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि 30 प्रश्नों की श्रृंखला है, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप अपने स्तर पर भी इसको आकलित करते हुए चलिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किस भारतीय राज्य ने
पहली बार बालिका पंचायत की शुरुआत की है। दोस्तों, आपकी सुविधा और समझ के लिए, खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें हिंदी समझने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि यह एक प्रेस्टिजियस जॉब है और मैं देख रहा हूं कि इसमें अप्लाई करने वालों की संख्या, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, इवन तेलंगाना, चेन्नई, पंजाब, बहुत सारे राज्यों से इसके स्टूडेंट्स अभी इसमें अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की जो हिंदी की प्रॉब्लम थी, उसको देखते हुए मैंने इसको सारे सेट, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे नोट्स, सारे टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल रखे हुए हैं। तो इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन भी आप देख लो। टू प्रमोट द सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन इन विच इंडियन स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम गर्ल पंचायत हैज़ बीन स्टार्टेड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख लो, जिसमें मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पे आप ऑप्शन, जैसा कि आपने कहा है कि सर हम ऑप्शन के साथ अपने आप को जूझना चाहते हैं, आप तुरंत उत्तर ना बताया करें, 2-4 सेकंड हमें दिया करें तो आप आंसर सोचो। मैं आंसर बता रहा हूँ अब। गुजरात पहला स्टेट है जो जिसने इस तरह की बालिका पंचायत की शुरुआत करी है। गुजरात इज द राइट आंसर। एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6 एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वैश्विक रूप से प्रश्न को ध्यान दीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और प्रश्न की उत्तरता कैसे आपको एक और प्रश्न मिल रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। कह रहा है वैश्विक रूप से यानी ग्लोबली प्रत्येक 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें इस बार की थीम क्या थी? एक प्रश्न आपको मिल गया, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब इस बार की थीम अगर पूछता है तो एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता, यह दूसरा हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। अब इसमें मैंने जो प्रश्न रखा है इससे आप अवगत हो लिए कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। 2022 इंटरनेशनल वुमेन्स डे की थीम क्या थी? अब आपसे यह पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तब आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 फरवरी, 13 फरवरी, 9 मार्च और 11 मार्च, इसमें से एक सही जवाब है। और हम आपको बता दें कि यह जो मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे, वह मनाया जाता है 13 फरवरी को आप अपने जहन में रखिएगा। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, विश्व स्तर पर सड़क से जुड़े बच्चों के अधिकारों की वकालत करने के लिए 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? आप ध्यान दीजिए कि यह कह रहा है कि विश्व स्तर पर सड़क से जुड़े यानी कि उन बच्चों के अधिकारों के लिए यह वर्ल्ड कप, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 में। इसका होस्ट कौन कर रहा है? इसको होस्ट कौन कर रहा है? दोस्तों, यह भारत के लिए गौरव की बात है और भारत इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखें, यह आपके तूफान से संबंधित है, नेचुरल डिजास्टर से संबंधित है। और ये क्या कह रहा है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान आसनी, अब कौन सा तूफान? आसनी कहाँ पे आया था? यह प्रश्न बन गया बंगाल की खाड़ी में। अब कभी कभी पूछते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रोध, एंगर। और इसने किसको प्रभावित किया? तो इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया। यह भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, एक प्रश्न आपको और मिल गया। अब अगला प्रश्न जो बन रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वह कि इसका नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों, नामकरण की एक श्रृंखला है, एक परंपरा है, आपको पता है। तो यह कह रहा है कि यह नामकरण किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है, आप देख लो। और आपके दिमाग में जो आंसर चल रहा है आप सोच लो, हम आंसर बताने जा रहे हैं, आप उसको देखो। श्रीलंका ने इसका नामकरण किया है आसनी तूफान का, जिसका मतलब होता है क्रोध। अब हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और आप अगले प्रश्न को देखें। देश में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लो छपने वाला प्रश्न है और हो सकता है कि छपे, इस तरह के प्रश्न छपे हैं। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि पढ़ाई आप कैसे करते हैं यह मायने नहीं रखता है, आप क्या पढ़ते हैं यह मायने रखता है। मैंने कितनी बार आपसे कहा है आप क्या हैं यह मायने नहीं रखता है, आप क्या बन सकते हैं यह मायने रखता है। तो इस प्रश्न को देखिए, देश में प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव किसे मिला है? तो
प्री प्राइमरी स्तर पर, ऐसा पहले आपने देखा कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश को लेकर के एनपीएस लागू करने की बात की गई थी। यहाँ पर प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला कौन राज्य बनने का, पहला राज्य बनने का किसको गौरव मिला है दोस्तों? यह गौरव जा रहा है किसको? तो यह जा रहा है उत्तराखंड को। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर धामी। तो उत्तराखंड एनपीएस लागू करने वाला प्री प्राइमरी लेवल पर पहला स्टेट, दिमाग में रखिएगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने फरवरी 2022 में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हरा करके सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं? सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी विश्व चैंपियन को हराने वाला कौन बना है? और यह बने हैं हमारे, यहाँ 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, दिमाग में रखिए कौन बने हैं और हम उसका आंसर आपको बताने जा रहे हैं। और ये बने हैं आर प्रज्ञानंद। 2 बार इन्होंने हरा दिया कार्लसन को, विश्व चैंपियन को, फरवरी में भी और मई में भी। तो याद रखिएगा आर प्रज्ञानंद आपके दिमाग में होना चाहिए। और यंगेस्ट प्लेयर बना है इन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराने वाले, तो इसको आप यू कीप इन योर माइंड। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 प्रश्न आपको मिल रहे हैं इस प्रश्नों के साथ, जरूर से ध्यान में रखिएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है, वेटलैंड डेट कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। रामसर लैंड आपको पता होगा, लेकिन जो ईरान से रामसर, जो बहुत सारे लैंड हमारे यहाँ 49 अगर करीब हो गए हैं इंडिया में, लेकिन यहाँ पर मैं बात किसका कर रहा हूँ? इसका मैं बात कर रहा हूँ कि विश्व आर्द्र दिवस जो प्रत्येक आर्द्र भूमि दिवस जो प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। एक प्रश्न मिला के दिन, उसी दिन क्या हुआ? IUCN। IUCN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, जो कि एक संस्था है जो कि एक्सटिंक्ट और जो बहुत सारे उस तरह के पक्षियों, जानवरों और रेड डाटा बुक वगैरह का सुपरविजन करती है, का मुख्यालय, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ये भी पूछ दिया, आप ध्यान रखें IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और के द्वारा, और यह किसके द्वारा? उसी के द्वारा भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय, जिसको हम क्या बोलते हैं? OCEM, अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट किसे घोषित किया गया है दोस्तों? यह घोषित किया गया है अरावली जैव विविधता पार्क को, जिसका कि गुड़गांव और इसका हेडक्वार्टर है। और अरावली जैव विविधता पार्क आप निश्चित तौर पर अपने ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रारंभ की गई कल्याणकारी योजना स्वनिधि से समृद्धि का संबंध किस मंत्रालय से है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्वनिधि से समृद्धि का संबंध किस मंत्रालय से है और किसके लिए है? स्ट्रीट वेंडर के लिए, जो रेहड़ी और पटरी लगाने वाले जो हैं उनके लिए है। तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर जो होना चाहिए वह होगा आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो एक बार पुनः बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न से संबंधित एक प्रश्न मैंने पहले भी दिया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा है आपसे, कि इसी प्रैक्टिस सेट से 2 या 3 प्रश्न निश्चित तौर पर आपको करंट अफेयर्स के मिल जाने चाहिए आपकी आने वाली परीक्षाओं में, ईश्वरी कृपा से। आइए देखते हैं, विश्व आर्थिक मंच जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलेग्ने, स्विट्जरलैंड में। मैंने क्या कहा आपसे कि प्रश्नों का अंकन आप देखिए और उससे लाभान्वित होइए। विश्व आर्थिक मंच जिसका मुख्यालय कोलेग्ने, स्विट्जरलैंड में है। अब अगला प्रश्न देखिए कि वार्षिक बैठक कहाँ हुई? 2022 में हाल ही में दावोस में संपन्न हुई, आप अवगत हैं इससे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने P3 एजेंडा दिया है। P3 एजेंडा का मतलब क्या होता है? P3 यह एजेंडा दिया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने। किसमें? दावोस में, जो इकोनॉमिकल फोरम की बैठक हुई थी, वार्षिक बैठक, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? मैंने बताया आपसे, कोलेग्ने, स्विट्जरलैंड में है। तो अब ये P3 क्या है? 4 ऑप्शन यहाँ पे है, देख लो आप। अब इसका आंसर जो होगा वह हम आपको बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वह होगा, यह क्लाइमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्लाइमेटोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो प्रो प्लैनेट और पीपल। इसका सही जवाब क्या हो गया? प्रो प्लैनेट और पीपल
इसको आप अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ देखें, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अक्सर IIT से प्रश्न आयोग चयनित करता रहा है। आप पैटर्नों को देखिएगा, अभी पैटर्नों के एनालिसिस के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। पिछले वीडियोज मेरे पास हैं, लेकिन उसमें मैं 2000 विज्ञापन संख्या 50 के नए प्रश्नों के साथ बहुत जल्दी आ रहा हूं आपके बीच में, डिटेल एनालिसिस के साथ, सारी यूनिट वाइज कि किस यूनिट से कौन कौन से प्रश्न आए और कैसे प्रश्न आए, मैं डिटेल वीडियो के साथ अपने बच्चों के साथ आ रहा हूं। तो यहाँ पे मैं यूट्यूब पर भी आने की कोशिश करूँगा। मेरी उपस्थिति थोड़ी कम हो पाती है, जैसा कि मैंने बताया, मेरी व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन जब भी हो पा रही है मैं मैक्सिमम आपको देने का प्रयास करूंगा। और आप उन पैटर्नों से अवगत हो लीजिएगा, आप अपनी तैयारी उस दिशा में करिएगा। और अंततोगत्वा अगर लगता है कि आपको मुझसे जुड़ने की आवश्यकता है, आप जुड़ सकते हैं। वे सारे नोट, सारे PDF, सारे प्रैक्टिस सेट, सारे टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही न्यूनतम राशि अदा करके। तो खैर, इस प्रश्न को देखिए, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने दिव्यांग व्यक्तियों की नौकरी हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वराजबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है? ध्यान दीजिएगा, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्वराजबिलिटी पोर्टल फॉर द जॉब ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो यह किया है किसने? दोस्तों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको अपने ध्यान में रखिएगा और इसका आंसर आप सोचिए। मैं आंसर बताने जा रहा हूं और वह है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी पोर्टल लॉन्च किया है। यह जो है दिव्यांगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला यह पोर्टल है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल अफेयर से है, पर्सनालिटी से है, निश्चित तौर पर यह परीक्षा में आपको मिल सकता है। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल हैज बीन enabled टू मार्क द अमृत फेस्टिवल ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, यह किया गया है कहाँ पे? यह किया गया है सी, इसका सही जवाब होगा मेडागास्कर में। मेडागास्कर को अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न एक बार पुनः यूनिक है, महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षाओं में मिल सकता है। देखते हैं इसको। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, इसका अगर हेडक्वार्टर पूछता है, जैसा कि आप जानते हैं हेडक्वार्टर पूछता रहा है आयोग में, तो कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान का? तो यह है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। उसके वैज्ञानिकों ने देश के किस शहर में जो बहुत सारे स्टील प्लांट हैं उसके जो वेस्ट मटेरियल थे उससे स्टील सड़क का निर्माण किया है फर्स्ट टाइम, और ये एक बहुत बढ़िया इनोवेशन है। तो यह कहाँ किया है पहली बार, किस शहर में स्टील का रोड बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात के सूरत में। सी के साथ आप जा सकते हैं, सूरत इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यह है 17वां प्रश्न। दोस्तों, वीडियो 30 प्रश्न का है, लंबा होता जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर मैं 15 प्रश्न का करता हूं बहुत उपस्थिति कम हो पाती है, लिहाजा मैक्सिमम गेन करिए। आइए 17वें प्रश्न को देखते हैं। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया NPCL द्वारा जारी डिजिटल वाउचर ई-रुपी की राशि 10,000 रुपये से कितनी कर दी गई? अभी बढ़ाई गई है हाल ही में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया जो डिजिटल वाउचर जारी किया था ई-रुपीज का, 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आइए इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर सी होगा, 1 लाख रुपए। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। एल्डोरा मौसम वेबसाइट के अनुसार अप्रैल 2022 में 43.2 डिग्री तापमान के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया का तीसरा सबसे गर्म स्थान रिकॉर्ड किया गया? दोस्तों, यह रिकॉर्ड किया गया है कौन? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। मैं जल्दी से इसको समाप्त कर रहा हूँ, आप प्रश्नों से अवगत हो लें, पैटर्न से अवगत हो लें। तो देखिए, चंद्रपुर, महाराष्ट्र इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप दिमाग में रखिएगा इस प्रश्न को क्योंकि यह प्रश्न एक पैटर्नों पर आधारित है और हो सकता है आपको परीक्षा मिले। इजराइल और UAE के अब्राहम समझौते के बाद 26 वर्षों में पहली बार एक समझौता हुआ। इजराइल और अरबियन कंट्री में समझौता नहीं होता था, आपको पता है, सब दुश्मन देश थे, लेकिन पहली बार अब्राहम समझौता हुआ जिसके बाद
2021 में एक गठन किया गया किसका, I2U2, ध्यान रखिएगा, एक संगठन है I2U2, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। क्वाड से आप अवगत होंगे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और यूएसए। क्वाड आपको पता है, जिसको लेकर चाइना कितना बौखलाया रहता है। तो अब यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इसको I2U2 को क्या कहते हैं, वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं, I2 यानी 2 कंट्री होंगे जो I से रिलेटेड होंगे, और 2 कंट्री के से U2 यानी U से उनका नाम शुरू होगा। आइए देखते हैं, आप भी देखते चलिए, आंसर दिमाग में रखिए और आंसर हम फिर बता ही देंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, इंडिया, इजराइल, यूक्रेन, यूएई। नो, इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई, दिस इज द राइट आंसर आई थिंक। तो यह सही है, इंडिया और इजराइल I2 और यूएसए और यूएई U2, I2U2 ध्यान में रखिए। और हम बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एक बार पुनः IITs की बात आ रही है, ने फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का निर्माण किया है। दोस्तों यह किया है अपने IIT कानपुर ने। IIT कानपुर के साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार पुनः स्पोर्ट्स से है। शतरंज ओलंपियाड मसाल रिले इस टॉर्च की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। दोस्तों एक बार पुनः यह उपलब्धि जा रही है किसके पास, एक बार पुनः यह उपलब्धि जा रही है भारत के पास। भारत के साथ आप जा सकते हैं, पैटर्नों से अवगत हो लीजिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन भारतीय राजनेता, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, अभी लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, आप जान सकते हैं, बहुत ही भारतीय स्वर कोकिला, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या स्थान है उनका, भारत रत्न रही हैं। तो लता मंगेशकर के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत हुई है। और कौन भारतीय राजनेता इसके पहले प्राप्तकर्ता बने हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह जा रहा है श्रेय किसको, यह हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने इस पुरस्कार को प्रथम बार प्राप्त किया है, पहले प्राप्तकर्ता बने हैं नरेंद्र मोदी। आप इसके साथ जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र के बहुत ही महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में मिल सकता है। मैंने बताया था आपसे कि जो सेट मैं तैयार करता हूं, उसको एक सेट को तैयार करने में, एक प्रश्नों को तैयार करने में मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो आप उसकी महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं, उसके आकलन को समझ सकते हैं, उसके एनालिसिस को समझ सकते हैं। इसी वजह से हमारी उपस्थिति कम हो पाती है यूट्यूब पे, या हम अपने बच्चों के साथ जुड़े रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो लेकिन जो भी प्रश्न मिले, क्योंकि आपको केवल 30 प्रश्न चाहिए, बहुत ज़्यादा भटकने और बहुत ज़्यादा छापने से बेहतर है कि आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जहाँ से आप अपने लक्ष्य पर प्रहार करें और उसका संधान कर लें। तो यह प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और ऑर्बन फाउंडेशन जो अमेरिका का है, ने संयुक्त रूप से अप्रैल 2022 में किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों एक बात और बता दें आपको, हैदराबाद तो पहले से ही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड था, लेकिन एक और भारतीय शहर को संयुक्त रूप से यह मौका मिला है, और यह मौका मिला है मुंबई और हैदराबाद को। अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा, 20 का सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में 55 किलो भार में 55 किलोग्राम भार में 16 वर्ष की उम्र में मैक्सिको के लियोन में IFR यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारोत्तोलक, पहले वेट लिफ्टर कौन बन गए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और इसका जो सही जवाब है, आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। सेनापति गुरु नायडू इसका सही जवाब हुआ, इसके साथ आप जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 के अनुसार, इसकी रैंकिंग 2021 के अनुसार मार्च 2022 में घोषित की गई। एक बार पुनः लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान किस राज्य ने कायम रखा है। तो यह स्थान कायम रखा है किसने, आंध्र प्रदेश ने। ए के साथ आप जा सकते हैं, आंध्र प्रदेश का सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे 26वें प्रश्न की तरफ, और 26वां प्रश्न एक बार पुनः महत्वपूर्ण है। इनमें से किस भारतीय बैंक को मार्च 2022 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया।
2021 से सम्मानित किया गया, लेकिन कब? अभी हाल ही में मार्च 2022 में। और यह एक निजी बैंक है भारत का, ध्यान दीजिएगा, एक्सिस बैंक। बी के साथ आप जा सकते हैं, एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निश्चित तौर पर छपने वाला प्रश्न है, और इससे तो प्रश्न आना तय है। गीतांजलि श्री को आप भूल नहीं सकते, रेत समाधि को आप भूल नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह बन रहा है कि रेत समाधि उपन्यास जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको बुकर पुरस्कार 2022 मिला, क्या अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पे देखिए। तो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल के साथ आप जा सकते हैं, बी के साथ आप निश्चित तौर पर जा सकते हैं। और हम बढ़ेंगे 28वें प्रश्न की तरफ। और 28वां प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, पद्म भूषण से प्रश्न आते रहे हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किसे पद्म विभूषण सम्मान 2022 कला के क्षेत्र में उनके किए गए योगदान के लिए दिया गया है? दोस्तों, 4 लोगों को मिला है, इन्हीं 4 को मिला है 2022 में, इन्हीं 4 को मिला है। लेकिन कला के क्षेत्र में किसे मिला है? कल्याण सिंह राजनेता थे, पता है आपको। प्रभा अत्रे, यह गायिका हैं, संगीतकार हैं, और इनको, प्रभा अत्रे को ही इनके कला के योगदान के लिए इस बार के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है कला के क्षेत्र में। बिपिन रावत सैन्य बल से संबंधित थे, आपको पता है, चीफ ये हमारे सीडीएस भी थे। और ये राधाश्याम खेमका जो शिक्षा से संबंधित है। तो प्रभाव अंतर इसका सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, 29वें प्रश्न की तरफ। दिस इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो अब एक बार पुनः कहूँगा कि अगर किसी भी स्तर पर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी स्तर पर हमसे जुड़ने की आवश्यकता है, बड़े ही न्यूनतम राशि अदा करके आप सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी अनंतिम स्वर्णिम सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी की वैश्विक विद्युत क्षमता को मापने के लिए तथा पृथ्वी ग्रह जीवन का समर्थन क्यों करता है का पता लगाने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एंड्योरेंस मिशन का परीक्षण किया है? दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आयोग ने चयनित किया था, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह की जो एंड्योरेंस मिशन का परीक्षण किसने किया है? 4 ऑप्शन यहाँ देखिए, चारों के कंट्री भी देंगे, इसरो इंडिया, नासा यूएसए, सीएनएसए यानी कि चाइना का जो है चाइना, जैक्सा जापान का है। लेकिन यह जो एंड्योरेंस भेजा है किसने? नासा ने भेजा है, NASA नासा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, नासा सही जवाब हुआ। और 30वें प्रश्न की तरफ आ गए। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने हेतु उत्तर प्रदेश के किस शहर में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है? दोस्तों, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की जा रही है? नोएडा में की जा रही है। नोएडा के साथ आप जा सकते हैं, नोएडा सही जवाब है। और इसी के साथ 30 प्रश्नों की यह श्रृंखला समाप्त होती है। निकट भविष्य में पुनः हमसे आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारा धन्यवाद।